हाय टू ऑल। पिछले वीडियो में हम लोगों ने सेल साइकिल के डिफरेंट फेजेस की बात की थी, जिनमें हमने बात की थी कि एक एस फेज़ होता है जिसमें रेप्लिकेशन होगा, एक एम फेज़ होता है जिसमें माइटोसिस होगा, और इन दोनों के बीच में कुछ ऐसे फेजेस होते हैं जिनमें इन फेजेस से रिलेटेड तैयारियां की जाती हैं, जिन्हें हम गैप 1 और गैप 2 फेज़ कहते हैं। इस वीडियो में हम इसके आगे की बात सीखेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखो, ये जो काम चल रहा है ये कोई छोटा मोटा काम नहीं चल रहा है, और जहाँ भी कोई भारी भरकम काम चल रहा होता है वहाँ देख रेख की ज़रूरत तो पड़ती ही है। कहने का मतलब है कि अगर तुम डीएनए को रेप्लिकेट करने जा रहे हो तो तुमको ये बात इंश्योर करनी होगी कि जिस डीएनए को तुम रेप्लिकेट करने जा रहे हो वो ठीक है कि नहीं, मतलब उसमें कोई डैमेज है कि नहीं है। क्योंकि अगर वो डीएनए रेप्लिकेट हो गया तो वो डॉटर सेल में जाएगा, फिर डॉटर सेल में भी डैमेज डीएनए आ जाएगा, दैट मे लीड टू सम डिफॉर्मिटीज और कैंसर। तो ये सब झमेला ना हो उसके लिए इसको पहले कहीं कहीं जगह पे रोक के चेक ही कर लिया जाए तो क्या दिक्कत थी। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सेल साइकिल चेक पॉइंट का कंसेप्ट आया। सेल साइकिल चेक पॉइंट क्या है? दीज आर सर्विलेंस मैकेनिज्म दैट मॉनिटर द ऑर्डर, इंटेग्रिटी एंड फिडिलिटी ऑफ मेजर इवेंट ऑफ सेल साइकिल। इसको तुम कंपेयर कर सकते हो एक पुलिस चौकी से। मतलब एक जगह से माल अगर दूसरी जगह जा रहा है तो दूसरी जगह पहुंचने से पहले उसे नाकाबंदी पे उसका चेकिंग करवाना होगा कि उस ट्रक में कोई गैर कानूनी या डिफेक्टिव सामान तो नहीं है। उसी तरीके से एक सेल अगर G1 से S में या फिर S से G2 में और G2 से M में जा रहा है तो उस सेल की इंटेग्रिटी और डिफेक्टिवनेस को चेक किया जाता है, और इसी सर्विलेंस मैकेनिज्म को हम लोग सेल साइकिल चेक पॉइंट कहते हैं। मतलब जब भी कोई सेल एक फेज से दूसरे फेज में ट्रांसफ़र करेगा उससे इस चेक पॉइंट मैकेनिज्म के थ्रू गुजरना होगा। सबसे पहले आता है तुम्हारा रेस्ट्रिक्शन और स्टार्ट पॉइंट। इसे रेस्ट्रिक्शन पॉइंट कहते हैं मैमल में और स्टार्ट पॉइंट कहते हैं ईस्ट में। इसके बाद आता है तुम्हारा G1S चेक पॉइंट, फिर आता है तुम्हारा S चेक पॉइंट, फिर G2M चेक पॉइंट और सबसे लास्ट में M चेक पॉइंट। अब ये जो तुमको 4-5 चेक पॉइंट दिख रहा है ये अलग अलग फेस ट्रांजिशन पे तुमसे अलग अलग सवालात करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर तुम G1 से S में ट्रांजिट कर रहे हो तो तुमसे कुछ और सवाल पूछे जाएंगे। अगर तुम S के थ्रू गुजर रहे हो तो तुमसे कुछ और सवाल पूछे जाएंगे। वहीं अगर G2 से M में तुम जा रहे हो तो तुमसे जो सवाल होंगे वो अलग होंगे। इस बात को समझते हैं। सबसे पहले है तुम्हारा रिस्ट्रिक्शन और स्टार्ट पॉइंट। इसको तुम कमिटमेंट पॉइंट भी कह सकते हो, क्योंकि इसी पॉइंट पे सेल ये कमिट करेगा कि उसको सेल साइकिल में जाना है कि नहीं जाना है। अगर एक्स्ट्रा सेलुलर कंडीशन फेवरेबल नहीं हुए तो वो सेल साइकिल में एंटर नहीं करेगा और एक अलग फेज में एंटर करेगा जिसको G0 या फिर रेस्टिंग फेज कहते हैं। और कोई सेल G0 फेज में तब तक रहेगा जब तक उसको प्रोलिफेरेटरी सिग्नल ना मिले। हालांकि कई ऐसे सेल भी होते हैं जो हमेशा के लिए G0 फेज में अरेस्ट हो जाते हैं। तो रिस्ट्रिक्शन स्टार्ट पॉइंट क्या था? जहाँ पे सेल कमिट करेगा कि उसको सेल साइकिल में एंटर करना है या नहीं करना है। दूसरा है तुम्हारा G1S चेक पॉइंट। अब देखो, एक सेल को जाना है S फेज में जहाँ उसके डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, तो डीएनए के रेप्लिकेशन से पहले उसको कुछ बातें चेक करनी होंगी। सबसे पहले तो डीएनए के रेप्लिकेशन से रिलेटेड सारा सामान है या नहीं है, मतलब एंजाइम, न्यूक्लियोटाइड, ETC। दूसरा, ये डीएनए कहीं डैमेज तो नहीं है। अगर इन दोनों कंडीशन में कहीं भी फॉल्ट आएगा तो इसे G1S चेक पॉइंट पे रोक लिया जाएगा। तो G1S चेक पॉइंट पे क्या चेक होता है? पहला एनवायरमेंटल कंडीशन और दूसरा डैमेज टू डीएनए। अब अगर ये सेल इसको पास कर गया है तो उसे एक अगले चेक पॉइंट से गुजरना पड़ेगा जिसका नाम था S चेक पॉइंट। ये चेक पॉइंट क्या करता है? ये इंश्योर करता है कि रेप्लिकेशन एररलेस हो रहा है कि नहीं और रेप्लिकेशन का प्रोसेस अप्रोप्रिएट और ऑर्डर्ड मैनर में हो। तो S चेक पॉइंट तुम्हारा क्या चेक करता है? एररलेस रेप्लिकेशन एंड मेंटेन एन अप्रोप्रिएट एंड ऑर्डर रेप्लिकेशन। अब अगर कोई सेल इस S चेक पॉइंट को भी क्रॉस कर गया है तो उसका सामना हो जाएगा G2M चेक पॉइंट से, जहाँ पे इससे कुछ और बातें पूछी जाएंगी।
सबसे पहली बात जो इससे पूछी जाएगी वो यही पूछी जाएगी कि क्या तुम्हारा रेप्लिकेशन कंप्लीट है, क्योंकि वो एस फेज से गुजरा था जहाँ पे उसका रेप्लिकेशन हुआ था। अब रेप्लिकेशन के बाद दूसरा स्टेप क्या है, उस रेप्लिकेटेड डीएनए को सेपरेट करना। तो सेपरेट करने से पहले ये तो इंश्योर करना होगा कि वो रेप्लिकेशन कंप्लीट है कि नहीं है। तो G2M चेक पॉइंट पे सबसे पहला सवाल यही होगा कि क्या तुम्हारा रेप्लिकेशन कंप्लीट है या नहीं है, मतलब कंप्लीशन ऑफ रेप्लिकेशन। और दूसरा सवाल होगा कि रेप्लिकेशन के बाद कोई डैमेज तो नहीं इंड्यूस हुआ है तुम्हारे डीएनए में, क्योंकि अगर डैमेज रहा और ये इसको क्रॉस कर गया तो सेपरेट होने के बाद दोनों जो डीएनए रहेंगे दोनों में डैमेज इंट्रोड्यूस हो जाएगा और वो दोनों फर्दर सेल्स में जाएगा, डॉटर सेल में, उससे उनके डॉटर सेल्स में जाएगा। ओके, तो यहाँ G2M चेक पॉइंट पे तुमसे दो बातें चेक करवाई जाएंगी, पहला कंप्लीशन ऑफ रेप्लिकेशन और दूसरा पोस्ट रेप्लिकेशनल डैमेज। और आखिरी है तुम्हारा M चेक पॉइंट। इसके पहले तुमने जितने भी चेक पॉइंट देखे हैं उनमें सवाल तुम्हारे डीएनए से हो रहे थे कि क्या रेप्लिकेशन कंप्लीट है कि नहीं, क्या डीएनए में डैमेज है कि नहीं, एसेट्रा एसेट्रा। M चेक पॉइंट एक लौता ऐसा चेक पॉइंट है जो डीएनए से कंसर्न नहीं रखता है। यहाँ पे चेक किया जाएगा स्पिंडल फाइबर अटैचमेंट, क्योंकि यहाँ पे डीएनए को, रेप्लिकेटेड डीएनए को सेपरेट करना है और स्पिंडल फाइबर अगर अच्छे तरीके से अटैच नहीं होगा तो क्रोमोसोमल एबेरेशन इंट्रोड्यूस हो सकता है। इसीलिए इस चेक पॉइंट पे क्या चेक किया जाता है कि स्पिंडल अटैचमेंट सही तरीके से है कि नहीं। आई होप कि तुमको चेक पॉइंट का पर्पस क्लियर होगा। अब आगे देखते हैं। अब चेक पॉइंट था तुम्हारा पुलिस चौकी, और पुलिस चौकी पे हो रहे थे सेल से सवाल। तो पुलिस चौकी पे सेल से ये सवाल जो पूछ रहा था वो कौन था? वो था तुम्हारा पुलिस ऑफिसर, जिसको इस संदर्भ में नाम दिया गया है मैचुरेशन प्रमोटिंग फैक्टर। अब इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। द सेल साइकिल प्रोग्रेशन फ्रॉम वन फेज टू अनदर फेज इज हाईली रेगुलेटेड एंड इज कंट्रोल्ड इवेंट mediated with the help of maturation promoting factor which you can relate with a police officer। उस पुलिस चौकी पे ये पुलिस ऑफिसर ही था जो कि उस ट्रक ड्राइवर से बात कर रहा था कि सही से काम हो रहा है कि नहीं, कोई गलत काम तो नहीं ना कर रहे हो तुम लोग, एसेट्रा एसेट्रा। उसी तरीके से सेल के एक फेज से दूसरे फेज में ट्रांजिशन को जो प्रोटीन रेगुलेट करता है उसको हम लोग कहते हैं मैचुरेशन प्रमोटिंग फैक्टर। मतलब वेरियस चेक पॉइंट पे तुमको बैठा ये प्रोटीन मिलेगा मैचुरेशन प्रमोटिंग फैक्टर, जो कि सेल का एक फेज से दूसरे फेज में ट्रांजिशन कंट्रोल एंड रेगुलेट करेगा। अब ये मैचुरेशन प्रमोटिंग फैक्टर कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट। पहला है साइक्लिन, दूसरा है साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज CDK। अगर तुमने मैचुरेशन प्रमोटिंग फैक्टर को पुलिस ऑफिसर कंसिडर किया है तो इसको समझ लो कि CDK तुम्हारा उस पुलिस ऑफिसर के पास गन था और साइक्लिन उस गन की गोलियां। ये एग्जाम्पल भी एक कॉन्सेप्ट डेवलप करने में काम आएगा। तो मैचुरेशन प्रमोटिंग फैक्टर के पास दो कंपोनेंट कौन कौन से थे, साइक्लिन और दूसरा साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज। अब समझो, एक पुलिस ऑफिसर है जो कि थोड़ा सनक दिमाग का है। उसके पास क्या, एक बंदूक है और उस बंदूक में गोलियां भरी हैं। अब अगर इस बंदूक में गोलियां हमेशा भरी रहीं तो वो हर मुजरिम को ठोकता ही फिरेगा। तो यहाँ पे क्या बात इंश्योर करनी थी कि उस पुलिस ऑफिसर के पास जो बंदूक रहे उसमें गोलियां तभी डाली जाएं जब ज़रूरत पड़े। मैचुरेशन प्रमोटिंग फैक्टर का ये दो कंपोनेंट भी इसी के एनालॉगस था। अब इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज एक ऐसा प्रोटीन काइनेज था जो कि तुम्हारा पोटेंशियल रखता था फेज ट्रांजिशन में, एक फेज से दूसरे फेज में उसको ट्रांजिट करवाने में। लेकिन ये CDK जो है तुम्हारा वो लोडेड नहीं रहता है, मतलब बिना साइक्लिन के प्रेजेंस के ये किसी काम का नहीं है। उसी तरीके से जिस तरीके से एक बंदूक बिना गोली के। इन शॉर्ट, इन एब्सेंस ऑफ साइक्लिन, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज इज इनएक्टिवेटेड। अब इस CDK को एक्टिवेट करता है तुम्हारा साइक्लिन। साइक्लिन जैसे ही साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज से बाइंड करता था, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज एक्टिवेट हो जाता था। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट सोचो कि अगर साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज तुम्हारे सेल में हमेशा पाया जाता है
और साइक्लिन भी अगर हमेशा ही पाया जाए तो क्या ये साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज हमेशा ही एक्टिव नहीं रहेगा? रहेगा। इसका मतलब साफ है कि साइक्लिन का सिंथेसिस और डिग्रेडेशन साइक्लिक मैनर में होता था। मतलब जब साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज को एक्टिवेट करने की ज़रूरत थी तब साइक्लिन को सिंथेसाइज किया जाता था, और जब इसको डीएक्टिवेट करने या इनएक्टिवेट करने की ज़रूरत थी तब साइक्लिन को डिग्रेड किया जाता था। तो साइक्लिन क्या था? साइक्लिन, these are protein that are continuously synthesized and degraded during the cell cycle progression and is required for the activation of another group of protein kinase called cyclin dependent kinase. In short, cyclin dependent kinase एक प्रोटीन काइनेज था जो कि तभी एक्टिवेट होगा जब उसको साइक्लिन का साथ मिलेगा, और साइक्लिन का सिंथेसाइज तभी होगा जब किसी प्रोसेस को ट्रांजिट करने या फिर एक्टिवेट करने की ज़रूरत पड़ेगी। अब ऐसा भी नहीं था कि कोई भी साइक्लिन किसी भी सीडीके के साथ मिलके कोई भी फेस का ट्रांजिशन करवा दे। स्पेसिफिक टाइप ऑफ साइक्लिन associate with a specific type of CDK to mediate a specific transition from one phase to another phase. मतलब कोई स्पेसिफिक टाइप ऑफ साइक्लिन किसी स्पेसिफिक टाइप ऑफ CDK के साथ ही कंबाइन कर सकता है, और ये स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन किसी स्पेसिफिक ट्रांजिशन को ही करवा सकता है। मतलब अगर साइक्लिन 1 और CDK 1 कंबाइन कर रहा है तो वो कुछ और काम करेगा, साइक्लिन 2 और CDK 2 कंबाइन कर रहा है तो वो कुछ और काम करेगा। स्पेसिफिक साइक्लिन स्पेसिफिक CDK के साथ कंबाइन करके स्पेसिफिक काम करेगा। आई होप कि ये वीडियो क्लियर होगा। अपने अगले वीडियो में हम लोग इसी पार्ट को कंटिन्यू करेंगे और जानेंगे कि कौन सा साइक्लिन किस CDK के साथ कंबाइन करके किस काम को करवाता है। इसके बाद CDK को एक्टिवेट और इनएक्टिवेट कैसे किया जाता है।